अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर के अंदर हम कार्बन कैप्चर एंड कन्वर्जन इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो कार्बन कैप्चर और इसको कन्वर्ट करना ये एक बहुत एडवांस और न्यू टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन हम इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे एनवायरनमेंट के अंदर बढ़ेगी तो उससे क्या होता है, हीट जो है एनवायरनमेंट की उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है, जिसके मनफी असरात निकलते हैं, जैसा कि ओवर हीट हो जाती है, ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं, स्लाब आ सकते हैं एक्स्ट्रा। तो इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि हम एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या हम इसको कैप्चर कर सकते हैं, और अगर हम कैप्चर कर सकते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, और कार्बन कैप्चर करने के बाद फिर इसको हम स्टोर कैसे कर सकते हैं, और इसको स्टोर किस प्लेस के ऊपर करेंगे ताकि ये फिर बाइस ना बने बाद में हमें कोई नुकसान का। तो कार्बन कैप्चर के अंदर यहाँ पे हम जो डिस्कशन करेंगे टॉपिक्स की, वो वर्ल्ड वाइड कंसर्न होगा एनवायरनमेंट के हवाले से कि एनवायरनमेंट के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या असर हो रहा है। इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि व्हाट इज़ कार्बन कैप्चर और एंड कन्वर्जन, मतलब कार्बन कैप्चर क्या होता है और इसको कन्वर्जन किसे कहते हैं। फिर उसके अंदर हम जो रीसेंट मेथड है, मतलब एडवांस तरीन मेथड जो है अबाउट 2019 के रिसर्च पेपर के अंदर जो शाया होने वाले मेथड्स हैं उनके ऊपर हम देखेंगे, नज़र देखेंगे कि ये क्या होते हैं। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, इसके अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट इसका रोल होगा कार्बन कैप्चर को करने में, तो इसका रोल भी हम देखेंगे। कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू यूज़फुल केमिकल्स, क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़फुल केमिकल्स के अंदर भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, तो ये भी हम देखेंगे भाई कैसे हो सकता है। ये होमोजीनियस कैटलिस्ट जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्जन करवाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, और इसी के साथ साथ बाइनरी कैटलिस्ट और बाई मेटालिक कैटलिस्ट, और इसी के साथ साथ होमोजीनियस कैटलिस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्जन। ये एक रिसर्च पेपर है और इस रिसर्च पेपर के अंदर डिफरेंट जो मेथड्स गिवन होंगे, हम उन सारे मेथड्स को डील करेंगे और सारे मेथड्स को देखेंगे कि हर मेथड के अंदर वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो रिसर्च पेपर जो है ये काफ़ी एडवांस है, ये 2019 का है। इस रिसर्च पेपर के अंदर हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड कंसर्न एंड एनवायरनमेंट। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड हमें किस तरह नुकसान पहुँचा रही है, हमारे एनवायरनमेंट को किस तरह से ये ख़राब कर रही है। अब यहाँ पे कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने इसके ऊपर गौर करना शुरू किया। सबसे पहली रीज़न क्या थी कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, हमारे जो वेदर है वो एक्सट्रीम्स होते जा रहे हैं। मीन अगर तो सर्दी है बहुत ज़्यादा सर्दी आएगी, अगर गर्मी आएगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी आएगी। मीन एक्सट्रीम वेदर की कंडीशन की तरफ हम जा रहे हैं। तो जब ऐसी चेंजेस आती हैं एनवायरनमेंट के अंदर, तो साइंटिस्ट जो होते हैं वो चुप नहीं रहते, वो रिसर्च करते हैं, वो डिफरेंट मेथड्स ढूंढते हैं, वो वजह तलाश करते हैं कि किसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो ख़राब हो रहा है। तो इन सारी जो बातें हैं इनको हम डील करेंगे। तो एक्सट्रीम्स वेदर जो है ये एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा है। मीन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रीम वेदर को करवाने का बाइस बन रही है। और दूसरे नंबर पर मैन मेड कार्बन डाइऑक्साइड, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि नेचुरली बन रही है, वो तो नॉर्मल रेंज के अंदर बन रही है, वो नेचुरल प्रोसेस है। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है एनवायरनमेंट के अंदर वो उसी के लिहाज से कार्बन ऑक्सीजन भी बन रही है। मीन दोनों के दरमियान एक बैलेंस होता है जो कि एनिमल और प्लांट के दरमियान एक बैलेंस जो है वो ख़राब नहीं होता। लेकिन अगर एक ऐसी कंडीशन पैदा हो जिसके अंदर एक जो मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा हो जाए और एक मॉलिक्यूल कम हो एनवायरनमेंट के अंदर, तो वहाँ पे डिफरेंट चेंजेस का बाइस बन सकती है। तो जो मैन है ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने का सबसे बड़ा सोर्स है। वो कैसे कि हमने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाई हुई हैं, उन इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं, और उसी के साथ साथ हम दूसरे नंबर पर बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन से वो क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते जा रहे हैं।
तो मैन मेड कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो इसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम कोई ऐसा मेथड ढूंढें जिससे क्या हो कि एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है, इस सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैप्चर कर लें, हम इसको पकड़ लें। लेकिन क्या एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ना आसान काम है? बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत कॉस्टली मेथड है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इसके ऊपर आएगी। तो हमारी जो ज़मीन है इसके अंदर, जैसे कि यूएसए, चाइना और जो एडवांस कंट्रीज़ हैं उनके अंदर तो इसके ऊपर काम हो रहा है। उन्होंने कुछ वो पंखे वगैरह लगाए हुए हैं जो कि सक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाई हुई हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए। तो क्या हम हर मुल्क के अंदर भी कोई ऐसी सिचुएशन लेके आ सकते हैं जहाँ से हम एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उस कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करें, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से कम हो और एक्सट्रीम्स वेदर्स जो हैं वो कम हो। जब एक्सट्रीम्स वेदर आते हैं तो ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं, जिससे सैलाब आते हैं और उससे बहुत ज़्यादा तबाही फैलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक तो ग्रीन हाउस गैस भी है, और आप सब जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैस क्या काम करती है। वो सूरज की आने वाली रेडिएशंस को बाहर नहीं जाने देती, और उसके रिजल्ट में क्या होता है, उस प्लेस का, उस जगह का टेम्परेचर जो होता है वो नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, एक्सट्रीम वेदर क्रिएट हो जाता है। तो एक तो हमने ये देखा कि मैन मेड कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, और ग्रीन हाउस गैसेस के अगर बात करें तो ग्रीन हाउस गैस ही है जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम देख रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर हमारी ज़मीन के ऊपर जितनी मोटी होगी, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा, उसके हमारे ऊपर बैड इफ़ेक्ट्स होंगे। ठीक है, डिफरेंट काइंड की डिफरेंट तरीक़ों से हम इसको देख सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा ऐसे मेथड्स अवामल आपको मिलेंगे जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमें नुकसान पहुँचा रही होती है। 4 वाली बात क्या है कि इंडस्ट्रियल मैनिपुलेशन। हम बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, और इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं, जैसा कि मैंने पीछे बात की थी कि मैन मेड कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये मैन मेड क्या कर रहे हैं, इंसान क्या कर रहे हैं कि ये इंडस्ट्रीज़ लगाते जा रहे हैं, और जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन वो भी बढ़ती जा रही है। तो साइंटिस्ट जो हैं फिर इन्होंने सारा कुछ देखा, और उन्होंने फिर कोई ना कोई अटेम्प्ट इसके लिए की को कोई ना कोई हम ऐसा काम करें जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जा सके। तो नंबर 5 के अंदर साइंटिस्ट मेड अटेम्प्ट टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। साइंटिस्ट कोई ऐसा सोच रहे हैं काम जिससे क्या हो कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम कम कर सकें। तो ये जो रिसर्च पेपर है इसका रेफरेंस मैं दे दूंगा। इसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ मेथड्स बताए गए हैं, जिसके अंदर के क्या जिन मेथड्स को आप फॉलो करके कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको कम करवा सकते हैं। व्हाट इज़ कार्बन कैप्चर एंड कन्वर्जन? ये कार्बन कैप्चर होती क्या है और कन्वर्जन किसे कहते हैं? कार्बन कैप्चर दरअसल एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो कि लार्ज सोर्स से पैदा होती है, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकती है, और वो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाती है और वहाँ पे स्टोर हो जाती है। और इसकी डेपोजिशन की वजह से क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट नॉर्मल कंडीशन से, नॉर्मल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन से हट जाता है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज इज़ द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। कि हम क्या करें, हम वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करें, यूजली फ्रॉम लार्ज पॉइंट सोर्स सच एज इंडस्ट्रियल यूनिट्स। आप कार्बन कैप्चर को कहाँ से ज़्यादा कैप्चर कर सकते हैं? तो जहाँ पे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल इलाके हैं जहाँ पे, वहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा पकड़ सकते हैं। एंड एटमॉस्फेयर ट्रांसपोर्टिंग इट टू स्टोरेज साइट, और फिर हम एनवायरनमेंट के अंदर से पकड़ के इसको स्टोरेज साइट के अंदर मुंतकिल कर दें। अब ये स्टोरेज साइट कौन सी होगी ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दिखाऊंगा, और बाकायदा इसकी वीडियो भी होगी जिसके अंदर आप देखेंगे कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हम पकड़ के उसको स्टोरेज साइट के पर लेके जा रहे हैं और वहाँ पे इसको डेपोजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सी इक्वेशन शो हो रही है। इस इक्वेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है
इसको हम कन्वर्जन कर रहे हैं यूजफुल केमिकल्स के अंदर करवा सकते हैं और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदा हो। तो इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम डिफरेंट मेथड्स को डेवलप करेंगे और डिफरेंट प्रोडक्ट्स और डिफरेंट यूजफुल केमिकल्स वो हम यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, वो लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ को यहाँ पे कार्बन कैप्चर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ पर क्लियर है, यानी कि इंफॉर्मेशन वगैरह। यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर कार्बन कैप्चर का प्रोसेस सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंडस्ट्री से डिस्चार्ज हो रही है यहाँ पे, फिर इसको कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोरेज साइट के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है और फिर इसको ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है। इसको बड़े बड़े टैंक से हम इस्तेमाल करके इसको डिफरेंट स्टोरेज साइट के अंदर लेके जाते हैं और वहाँ पे इसको ओशंस के अंदर ऐसी साइट हमने बनाई हुई जहाँ पे इसको स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पाइप लगाया होता है ड्रिल करके बड़ा सा, जो कि ड्रिलिंग पाइप कहलाता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको जो ऐसी ज़मीन की सतह जहाँ पे एक्वीफर लेयर है उसके अंदर हम इसको स्टोर करवा देते हैं ताकि ये बाहर ना आए और हमें कोई नुकसान और पहुँचा सके। तो ये भी एक पिक्चर है जिसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे हम कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री से जो धुआं निकल रहा है, इस धुएं के अंदर आप देख सकते हैं कि काफ़ी कार्बन डाइऑक्साइड के केमिकल्स मौजूद हैं और ये सारे के सारे केमिकल्स जो हैं ये यहाँ पे हमने स्टोरेज वो कार्बन कैप्चर वाली डिवाइस लगाई हुई है जो क्या कर रही है कि जितना भी इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं है सारे के सारे को कैप्चर कर रही है और इसको फिर स्टोरेज साइट के अंदर भेज रहे हैं और यहाँ से फिर इसको ड्रिल करके ज़मीन के अंदर उस लेयर के अंदर पहुँचा रहे हैं जहाँ पे हम इसको स्टोर कर सकते हैं। कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन, हम इस टेक्निक को CCS का भी नाम देते हैं। ये CCS टेक्निक क्या होती है, ये जो पीछे अभी हमने बात की कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन और कार्बन कन्वर्जन भी इसको कहते हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट लुक्स दी वे टू कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड। साइंटिस्ट ऐसे मेथड्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर सकें। इस आर्टिकल के अंदर डिफरेंट कलेक्शंस की गई हैं रिपोर्ट्स की कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं। ये 2019 का आर्टिकल है जिसके अंदर डिफरेंट मेथड्स एक्सप्लेन किए गए हैं। और फिर सिक्वेस्ट्रेशन इज द स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन डिफरेंट वेज विच कैन बी कैप्चर्ड। सिक्वेस्ट्रेशन दरअसल स्टोरेज को भी कहते हैं। तो सिक्वेस्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने कैप्चर की होती है एनवायरनमेंट से उसको स्टोर किया जाता है ऐसी प्लेसेस के अंदर कि जहाँ से फिर वो बाद में बाहर ना आ सके। तो इस आर्टिकल के अंदर मैनी डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि बता रहे हैं कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे कैप्चर कर सकते हैं और इसकी सिक्वेस्ट्रेशन मीन आप इसको कैसे स्टोर कर सकते हैं और इसको कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं, इससे डिफरेंट केमिकल्स कैसे कैसे बनवा सकते हैं। यहाँ पे इस आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर कि जो मैंने पीछे आपको बात बताई है कि पहले इंडस्ट्री से कार्बन डाइऑक्साइड डिस्चार्ज होती है, फिर इसको स्टोरेज साइट के अंदर भेजा जाता है जहाँ से ड्रिल करके इसको कार्बन डाइऑक्साइड को ज़मीन के अंदर भेज दिया जाता है। ये तो एक तरीका ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने का। दूसरा तरीका ये होता है कि आप ओशन के अंदर सिक्वेस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, वहाँ पर भी आप ट्रांसपोर्टेशन के मेथड के इस्तेमाल करके ड्रिल करके वहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड को भेज सकते हैं, वहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर की जा सकती है। तो यहाँ पे एक वीडियो इसके अंदर देखें आप कैसे कार्बन डाइऑक्साइड। Hi, and welcome to the Earth Institute's animated learning series, where we take research topics and projects we work on and explain them simply. This episode is titled Carbon Capture, Sequestration, and Reuse. The Basics. First things first. Climate change is largely due to carbon dioxide. But why? Because we burn lots of natural gases and coal in power plants. And gasoline in cars. The emissions then go into the atmosphere and stay there, heating the planet. So, what can we do about it? One solution is to use energy sources like solar, wind, and possibly nuclear, and use them more efficiently.
with the United Nations projecting 9 billion people in 2050, 2.2 billion more than today, and a predominance of coal resources worldwide, we can't ignore that fossil fuels are going to continue to be used. So what else can we do? Well, here's where carbon capture, sequestration, and CO2 reuse come in. But what is that stuff? And more importantly, how do we do it? In this webisode series, we will learn about some of the methods to capture, store, and reuse CO2 that we work on at the Earth Institute. You ready? First, we've got carbon capture. And we are learning how to do it in one of two ways. We are learning to either capture it from the air or directly from inside the power plant. Next, we've got carbon sequestration, which is the act of safely storing carbon away from the atmosphere. What we just saw is called geologic sequestration. Similarly, there's sub-seafloor sequestration. Oh, lots of S's in that one. There's even something called rock sequestration. And I assure you, it's like nothing else you've ever seen before. Most of this CO2 will have to be stored, but some of it will be able to be reused successfully. One possible reuse is paper filler. Another is house building materials, and even कार्बन डाइऑक्साइड को पेपर फिलिंग और हाउस बिल्डिंग्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. So tune in next time to learn about the different types of carbon capture the Earth Institute is researching in our amazing synthetic tree project. We'll also show you how we plan to transform a dirty power plant into an Earth-friendly one. See you next time. यहाँ पे आपने देखा कि कैसे वीडियो के अंदर उसने सारा एक्सप्लेन कर दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड को आप कैसे कैप्चर कर सकते हैं और इसकी सिक्वेस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं. आगे वाली बात है वो रिसेंट रिसर्च मेथड इसके ऊपर कौन कौन से हो चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को आप कैसे कैप्चर कर सकते हैं. तो यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर डिफरेंट मेथड्स हैं. सबसे पहले उसने बताया कि अमीन्स जो हैं ये इन्वेस्टिगेटेड किए गए हैं कि ये ऐसे रिवर्सिबल कैप्चर एजेंट के तौर पे काम करते हैं. आप कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए अमीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि अमीन्स एक रिवर्सिबल कार्बन कैप्चर एजेंट है. तो इस मेथड को इस्तेमाल करके ऑलमोस्ट काफ़ी अमाउंट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कैप्चर किया जा सकता है. नेक्स्ट मेथड के अंदर थर्मली एंड केमिकली रोबस्ट मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क एक मशहूर इनऑर्गेनिक केमिकल है जो कि पेपर बाय ज़ेंग एट ऑल ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था. इस मेथड के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करवाने के लिए आप थर्मली मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं. मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क ये एक बहुत मशहूर इनऑर्गेनिक केमिकल है और इसके बारे में आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा. और दूसरी चीज़ इसमें सुप्रा मॉलिक्यूलर मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है जो कि ये भी पेपर के अंदर बताया गया था. कौन से पेपर के अंदर? बॉय एट ऑल. इस पेपर के अंदर इसको बताया गया था. यानी कि जो पेपर होगा उसके बारे में बताया होगा और जिसने इसको शाया किया होगा उसके बारे में उसका बताया जाएगा. यहाँ पे जो पहला मेथड है अमीन्स, किसने अमीन्स एज ए रिवर्सिबल कैप्चर के अंदर काम करती है कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए. और थर्मली एंड केमिकल रोबस्ट मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क भी इसको कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. और तीसरी चीज़ यहाँ पे MOF यानी कि सुप्रा मॉलिक्यूलर MOF, ये भी यहाँ पे कार्बन कैप्चर को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है. यहाँ पे एक और नया मेथड है जो कि मिक्स्ड मैट्रिक्स कंपोजिट मेम्ब्रेन यानी कि MMCM ये मेथड कहलाता है. इस मेथड के अंदर क्या किया जाता है कि MMCM ये एक्राइलेटेड पॉलीयूरेथेन और UiO66 नैनो पार्टिकल्स इसके साथ रिपोर्टेड टू सेपरेट ए कार्बन डाइऑक्साइड
or nitrogen mixture with 53:1 selectively at 25 डिग्री सेंटीग्रेड वेट परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करता है। ये MMCM जो है ये दरअसल एक्राइलेटेड पॉलीयूरीथेन और UiO66 नैनो पार्टिकल्स का मिक्सचर है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिक्सचर में से कार्बन डाइऑक्साइड को 53/1% मीन 53% कार्बन डाइऑक्साइड और 1% नाइट्रोजन को सेपरेट करता है और सिलेक्टिवली कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से कैप्चर कर लेता है और परसेंटेज अबाउट 20% वेट परसेंटेज के साथ एक दोनों को अलहदा करवा देता है नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये बेसिक इसमें वो सिलेक्टिवली इसकी एबिलिटी है, मतलब ये काफ़ी सिलेक्टिवली कार्बन डाइऑक्साइड को नाइट्रोजन में से अलहदा करवाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये भी मेथड अच्छा है, ये केमिकल मेथड है। केमिकल मेथड का इस्तेमाल करके भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करवा सकते हैं। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क यानी कि MOF ये हाईली स्पेशलाइज्ड और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करवाने के मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पहले कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करवाने के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता था, लेकिन बाद में जब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चला तो फिर लोगों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये 2019 के अंदर जैंग साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, उस पेपर के अंदर इसको शाया किया था। इस आर्टिकल के मुताबिक अमीन्स जो हैं चूँकि ये कोवलेंटली अटैच्ड होती हैं इनर मॉलिक्यूल्स के यानी कि इंटीरियर MOF के सेंटर के अंदर अमीन्स जो हैं ये कोवलेंटली बॉन्डेड के साथ अटैच होती हैं। इस वजह से ये क्या करती हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करवा सकती हैं और इसके अंदर बहुत अच्छी एड्जॉर्प्शन सिलेक्टिविटी है नाइट्रोजन और वाटर को छोड़ के, क्योंकि मिक्सचर के अंदर नाइट्रोजन भी होगा, वाटर भी होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी। तो MOF क्या करता है, MOF इसके अंदर हाईली सिलेक्टिविटी एबिलिटी है, गुड एड्जॉर्प्शन एबिलिटी है कि जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करवाता है। नाइट्रोजन और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको ये अच्छे से अट्रैक्ट नहीं करवाता। तो ये काफ़ी अच्छा मेथड है। MOF होता किस तरह का है अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि ये बिल्कुल एक जाली की तरह का होता है। यहाँ पे पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे अबाउट 33.35 एंगस्ट्रम का यहाँ पे पोर होता है और ये बिल्कुल एक जाली की तरह का होता है। MOF जो है इसके अंदर ये जो होल्स हैं, इन होल्स के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करवा सकते हैं। इन होल्स के अंदर इन होल्स के अंदर MOF मॉलिक्यूल के जो होल्स हैं, होल्स के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली स्टोर करवा सकते हैं। अब हम स्टोर कैसे करवाएंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं इन होल्स के दरमियान। तो जो होल्स हैं, पीछे मैंने आपको बात बताई थी कि नाइट्रोजन जो है ये कोवलेंटली अटैच्ड होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स इजीली यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क जो है अलाउ हाई जनरेशन एनर्जी एंड हाई कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर एबिलिटी अंडर ह्यूमिड कंडीशंस। अगर आप MOF को ह्यूमिड कंडीशंस अप्लाई करेंगे उस वक्त क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की कैप्चर करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है MOF की, और इसी वजह से MOF को हम बहुत ज़्यादा एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे MOF ने कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने की एबिलिटी है, इसी तरह सुप्रा मॉलिक्यूलर MOF जो है ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत अच्छे से कैप्चर करता है। ये पेपर शाया हुआ था बाय एट अल रिसर्च पेपर, उस रिपोर्ट वहाँ पे ये रिपोर्ट किया गया था मॉलिक्यूल, तो वहाँ से इसको एक्सेप्ट किया गया। ये जो पेपर जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस पेपर के अंदर दरअसल डिफरेंट मेथड्स बताएंगे कि इन मेथड्स को इस्तेमाल करके आप कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर सकते हैं और नंबर ऑफ मेथड्स हैं। मैंने हर एक मेथड को हाईलाइट करने की कोशिश की है, तो 12 पेपर को भी मज़ीद रीड कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप मज़ीद आप यहाँ पे मुझसे राब्ते के अंदर पूछ सकते हैं। Some reports also shows that water molecules can increase the adsorption ability in MOF.
ये एक रिसर्च सामने आई है कि जो MOF मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च होना शुरू हो गई, तो इस मॉलिक्यूल्स के अंदर ये भी रिसर्च करने पर सामने आया कि अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स आप वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे तो वो एड्जॉर्प्शन की एबिलिटी को बढ़ा देते हैं MOF के साथ कंबाइन होने में। MOF के साथ जब वाटर कंबाइन होगा तो ये बहुत अच्छे तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेगा। ये भी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है। यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर के अंदर बताया हुआ है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो MOF की अभी जो खाली स्पेस है, एम्प्टी स्पेस, उसके अंदर कैसे हम इसको लेके जा सकते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको इस एम्प्टी स्पेस के अंदर लेके जाएंगे और फिर इसको यहाँ पे कैप्चर करवाएंगे। और यहाँ पे सनलाइट, ये सनलाइट जो है जिसको हम फोटो केमिस्ट्री भी कहते हैं, ये कार्बन कैप्चर करने में बहुत इसका अहम प्ले होता है रोल। क्यों? क्योंकि फोटो केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है, खास किस्म की एनर्जी, और वो एनर्जी सारी की सारी सनलाइट से मिलती है। तो सारी की सारी एनर्जी जो है वो इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके MOF के अंदर लगा सकते हैं। Storing and separating gases, those are MOF के मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे स्टोर करेंगे और इसको कैसे सेपरेट करते हैं, ये यहाँ पे बता रहा है। From a storing perspective, we typically look into a material that has higher capacity, and we are looking for the deliverable capacity, not how much it stores, but how much after we store we take out of the system without having to go to high pressures. High pressures cost money, and money is an issue sometimes. On the separation part, we are looking for materials to be stickier for certain gases or chemicals, but not others. In some cases, we make the material sticky for the gas of choice. In other cases, we make them stickier for the impurities to remove. So the way we think about it in the lab and the way we use instruments to measure separations and storage sometimes a little different. All gases are unique, and they differ in two main ways. So the first way is the polarizability, which you can think of as their stickiness, and the second way is their size. So because of all these unique properties of gases, they each have an optimal storage method. We can take advantage of the gas molecule's polarizability or size to develop programmable materials for that specific gas. So, for example, we can even make materials that can selectively store a specific gas and not another gas, just by altering a MOF's pore sizes, or even by altering the hydrophobicity, hydrophilicity of a MOF. We can utilize the high porosity of the organic framework, or a MOF, to store interesting gases such as natural gas or hydrogen that can really transform the energy sector. Additionally, we can use the tunability of a MOF to provide alternative ways to conduct traditionally energy-intensive separations within the energy sector as well. In healthcare, we can use MOFs to provide an on-demand delivery of oxygen for patients who are suffering from COPD or other chronic respiratory illnesses. Additionally, in our group, as well as others, we are trying to use MOFs to mobilize enzymes as well as provide a platform for drug delivery. Having the right team is great, having the instrument is fantastic, but at the end of the day, you need both. And I am lucky enough to work with those brilliant graduate students and postdocs and visiting scholars and research associates. We build a team of about 30 people here at Northwestern that we are devoted to energy-related application, to defense-related applications. एक नया मेथड जिसको हम होमोजीनियस कैटालिस्ट कहते हैं, इस मेथड का भी इस्तेमाल करके हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर सकते हैं। होमोजीनियस कैटालिस्ट, हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट और फोटोकेमिस्ट्री, ये तीन मेथड जो हैं, ये तीनों मेथड एडवांस लेवल के ऊपर कार्बन कैप्चरिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले
किर्चनर यहाँ पे एट ऑल यूजेस मैंगनीज PNN P पिंसर कैटालिस्ट, ये कैटालिस्ट का नाम है। इस कैटालिस्ट का कैपेबिलिटी ये है कि ये रिड्यूस कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को मेथानॉल के अंदर, यानी कि हम यूजफुल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि आप कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके नए मेथड्स और यूजफुल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो मेथानॉल हम यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोसी लेंस एज रिडक्टेंट, ये हम यहाँ पे एज ए रिडक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। और ये भी एक रिसर्च पेपर के अंदर इसको बताया गया था कि आप इस मेथड का इस्तेमाल करके भी कार्बन डाइऑक्साइड की कन्वर्जन करवा सकते हैं। इस्तियानी और इसके कोर वर्कर्स जो हैं ये भी डाई न्यूक्लियर रुबिडियम BiPy बाईपायरिडीन 3Re बाईपायरिडीन CO2 Br, ये कैटालिस्ट है। इस कैटालिस्ट को निकल ऑक्साइड के इलेक्ट्रोड के तौर पर इस्तेमाल किया गया और विनाइल ग्रुप्स जो है इसके साथ अटैच्ड होते हैं, जो कि बाईपायरिडीन एक लिगेंड के तौर पे काम करता है। ये वाला कैटालिस्ट जो है ये इश्तियानी और को वर्कर्स ने इसको बनाया था और ये मटेरियल एक एफिशिएंट फोटो कैटालिस्ट है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिडक्शन के प्रोसेस से गुजार के कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर और हाइड्रोजन गैस और इसी तरह HCOH के अंदर कन्वर्ट करवा देता है। ये बहुत अच्छा कैटालिस्ट है जो कि बड़े एफिशिएंट तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करवा देता है। तो इसका मतलब हुआ कि होमोजीनियस कैटालिस्ट जो है ये भी कार्बन। दूसरी काइंड के कैटालिस्ट जिसको हम हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट कहते हैं, ये कैटालिस्ट भी बहुत एफिशिएंट तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करवाते हैं। द न्यू टारगेट ऑफ CCS मीन कार्बन कैप्चर स्टोरेज, इसका मेन मकसद क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किया जाए यूजफुल सब्सटेंसेस के अंदर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन एटम जो है ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज करवाया जा सकता है बाय यूजिंग डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड्स, लेकिन इस ऑक्सीडेशन करवाने के लिए कार्बन की हमें एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी सप्लाई की जाती है फोटोकेमिस्ट्री से, यानी कि धूप वगैरह के अंदर उसको रख के फोटोकेमिस्ट्री को इस्तेमाल करके हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो ए रिसेंट आर्टिकल बाय एट ऑल, इन्होंने एक हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट इंट्रोड्यूस करवाया जो कि सेमीकंडक्टर्स भी कहलाते हैं। ये भी कार्बन डाइऑक्साइड की कैप्चरिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ये कैसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और कौन कौन से कैटालिस्ट इस्तेमाल किए जा रहे हैं मैं आपको आगे वाली स्लाइड के अंदर इसके बारे में बताता हूँ। तो MOF जो है, अगर MOF कंटेनिंग फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल्स, वो वाले MOF के मेटल्स जो कि फर्स्ट ट्रांजिशन के अंदर पाए जाते हैं, ये सारे के सारे फोटो कैटालिस्ट एक्टिव होते हैं और सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट जो है, इसी तरह और भी डिफरेंट मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करवा सकते हैं, जैसे कि टंगस्टन ब्रॉन्जी ऑफ फार्मूला M0.33 WO3 हैव excellent full spectrum photocatalyst carbon dioxide reduction directly from air to ambient pressure, यानी कि टंगस्टन ब्रॉन्जी जो कि इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये भी हम कैटालिस्ट इस्तेमाल करके डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड के एनवायरनमेंट से उसको पकड़ के उसकी रिडक्शन करवा सकते हैं। इसी तरह एक और मेथड, यानी कि अगर आप क्या करें, आप कैल्शियम को लें जो कि 4% हो एटमॉस्फेरिक के अंदर, वो क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेगी और आपने 4 घंटों के लिए उसको इंफ्रारेड रेडिएशंस उसके ऊपर फॉल करवानी है। जब आप ये काम करवाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मेथनॉल के अंदर, और जो कि 98 जो मेथनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और ये सिलेक्टिवली कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करती है अबाउट 98% सिलेक्टिवली, मीन हाईली सिलेक्टिविटी है इसकी कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने की। कैल्शियम जो कि 4% इस्तेमाल किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए। इसी तरह टर्नरी, यानी कि उसका फॉर्मूला TiO2 MOX-PT, ये एक हाइब्रिड कैटालिस्ट है। हाइब्रिड कैटालिस्ट ऐसा कैटालिस्ट जो कि डिफरेंट मेटल्स का एक मजमुआ होता है जो कि आपस में मिले होते हैं, उन्हें हाइब्रिड कैटालिस्ट कहते हैं। ये कैटालिस्ट भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं और
इम्प्रूव्ड यील्ड के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट जिसकी यील्ड, जैसा कि मीथेन गैस, इसी तरह एसिटिक एसिड को की यील्ड को बढ़ाने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड से मीथेन गैस और एसिटिक एसिड वगैरह जिस कंपाउंड्स भी हम इसे प्रिपेयर करवा सकते हैं। बाइनरी कैटलिस्ट another method which are used for the conversion of carbon dioxide into ethylene। अब यहाँ पे बाइनरी कैटलिस्ट ऐसे कैटलिस्ट होंगे जो दो कैटलिस्ट पर मुश्तमिल होंगे लेकिन इकट्ठे काम करेंगे। ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन के मेथड का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड को इथाइलिन के अंदर कन्वर्ट करवाते हैं। बाइनरी कैटलिस्ट एडवांस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करवाते हैं। तो बाइनरी मेटालिक कैटलिस्ट जो कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो इंडियम ऑक्साइड और पैलेडियम मिक्सचर जो है, अगर इसको हम इस्तेमाल करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करवाएगा मेथनॉल के अंदर अबाउट 61% सिलेक्टिवली। बहुत अच्छा मेथड है, इससे भी आप कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करवा सकते हैं बड़े एफिशिएंट तरीके से। अनदर पेपर जो है वो कि ओगैले एट ऑल रिपोर्टेड, उसके अंदर ये बताया गया था कि आप क्या करें, आप ग्रेफिटिक कार्बन नाइट्राइड उसके साथ फेरस टंगस्टेट कैटलिस्ट पेयर, जो कि ये पेयर है कार्बन नाइट्राइड, ग्रेफिटिक कार्बन नाइट्राइड और फेरस टंगस्टेट कैटलिस्ट जो कि पेयर के तौर पे है। ये फोटो रिडक्शन एक कैटलिस्ट है, यानी कि फोटो केमिस्ट्री, फोटो लाइट को इस्तेमाल करके रिडक्शन करवाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर, और कुछ अमाउंट, लिटिल अमाउंट के अंदर डाई हाइड्रोजन कंपाउंड भी हमें देता है एज ए एडिशनल प्रोडक्ट के साथ। तो ये भी एक अच्छा मेथड है जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करवा सकते हो। ये बाई मेटालिक कैटलिस्ट है, इसमें भी आप देख सकते हैं। इसी तरह एक और नया मेथड जो कि प्लेटियम नैनो कैटलिस्ट, अगर आपके पास प्लेटियम की नैनो कैटलिस्ट हैं उसको डेकोरेटेड कर दें VWO3 के साथ, जो कि नैनो वाइट्स बन जाती है, हैज बीन efficient and selectively photocatalyst for the reduction of carbon dioxide to carbon monoxide। ये बहुत अच्छा मेथड है, नैनो केमिस्ट्री का ये टॉपिक है, वहाँ से ये पेपर लिया गया है। तो वहाँ पे एक मेथड बताया था कि आप नैनो कैटलिस्ट प्लेटियम के लिए उसको डेकोरेट करें WO3 के साथ, तो नैनो वाइट्स बनेगी। ये नैनो वाइट्स बड़े एफिशिएंट तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करवाती हैं, और हाइड्रोजन जो कि एज ए रिडक्टेंट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे। तो जब भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन के रिएक्शंस होते हैं वहाँ पे एक रिडक्टेंट होता है, एक ऑक्सीडेंट होता है, तो तभी रिएक्शंस ऑपरेट होते हैं। तो नेक्स्ट मेथड की तरफ अगर देखें तो बाई फंक्शनल कैटलिस्ट, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करवाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगर आप कहें कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या एरोमेटिक्स के अंदर हम कन्वर्ट करवा सकते हैं, तो बिल्कुल करवा सकते हैं। उसके लिए हमें बाई फंक्शनल कैटलिस्ट चाहिए होंगे। तो बाई फंक्शनल कैटलिस्ट क्या करते हैं, सिलेक्टिवली कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करवाते हैं एरोमेटिक्स के अंदर। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की कन्वर्ट करवाने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है कि ZnZRO और इसके साथ ZHZSM5 टेंडम, ठीक है। ये एक कैटलिस्ट है जो कि क्या करवाता है, बहुत अच्छे तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को एरोमेटिक्स के अंदर कन्वर्ट करवाता है। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट जो है ये फ्यूल बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है कार्बन डाइऑक्साइड से। आप हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड से फ्यूल भी बना सकते हैं। तो काफ़ी एफिशिएंट तरीके हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के अंदर भी और होमोजीनियस। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम होमोजीनियस कैटलिस्ट के बारे में डिटेल से देखते हैं। चलिए, फाइनली हम कंक्लूजन के ऊपर आ चुके हैं कि अभी हमने पूरा रिसर्च पेपर को देखा, उसके अंदर डिफरेंट हमने मेथड्स को देखा, बहुत सारे हमने डिफरेंट नए मेथड्स के बारे में जाना कि कौन कौन से मेथड इस्तेमाल किए जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करवाने के लिए। तो इस रिसर्च से ये पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्शन करवाने के लिए ये बड़ा हाईली एक्टिव एरिया बन चुका है और इसके लिए नई अप्रोचेस आ चुकी हैं। जैसा कि हमने पीछे पूरे पेपर के अंदर जो मेथड्स पढ़े हैं, जैसा कि न्यू मटीरियल्स, बाइनरी, टर्शरी स्ट्रक्चर्स, सुप्रामोलिकुलर स्ट्रक्चर्स, होमोजीनियस आर एक्टिवली यूज्ड फॉर कन्वर्जन। तो ये नए मेथड्स हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करवाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रिसर्च पेपर के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेथड्स के बारे में बताया गया है जो कि काफ़ी यूज़फुल मेथड्स हैं केमिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे यूज़फुल प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं।
तो फाइनली हमारा एम क्या होता है? हमारा एम ये है कि हम एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि एक्स्ट्रा मौजूद है, हम उसको रिड्यूस कर दें किसी ऐसे कंपाउंड्स के अंदर जो कि हमें यूजफुल प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करवा दें ताकि हमें वो नुकसान ना पहुंचाए। जैसे कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो एनवायरमेंटल चेंज आ रही है, जिससे ग्लेशियर्स मेल्ट हो सकते हैं और डिफरेंट रिएक्शंस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से बहुत सारे बायोलॉजिकल एंड केमिकल चेंजेस आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम डिफरेंट रिसर्च पेपर्स के अंदर डिफरेंट मेथड्स पढ़ते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करवाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आपको इस रिसर्च पेपर के अंदर कोई चीज़ के बारे में क्वेश्चन है तो आप बराए मेहरबानी पूछ सकते हैं। तो इस रिसर्च पेपर का जो रेफरेंस है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।